नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस क्लास में बात 10th क्लास के भूगोल की। भूगोल जिसे आप अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल से सबसे ज़्यादा प्रश्न मैट्रिक की परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के विषय में आता है। इसमें दो किताबें हैं, एक सामान्य सा भूगोल पढ़ना है और दूसरा जो भाग है उसको आप आपदा कहते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर यानी आपदा और आपदा के प्रकार और उसके विभिन्न जो चीज़ें हैं उससे संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। तो दो किताब होने से ये है कि 15 नंबर का सवाल, लगभग 15 नंबर का सवाल भूगोल से आता है और 6 नंबर का सवाल आपदा से आता है। तो देखा जाए तो इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र चारों विषयों में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आते हैं वो भूगोल सब्जेक्ट से आते हैं। इसलिए भूगोल को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। मैं पूरा भूगोल पढ़ा चुका हूँ। पता है आपको कि इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र मैं पूरी तरह से अध्याय वाइज इस चैनल पे पढ़ाया हूँ। और अब चूंकि परीक्षा नज़दीक है इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं डाल रहा हूँ। इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2-2 अध्याय करके 4 वीडियो के साथ समाप्त हो चुका है और आज शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं भूगोल का। भूगोल में पहला जो अध्याय है संसाधन और उपयोगिता, वो काफ़ी बड़ा है, लगभग 126-27 पेज वही ले लिया है। तो इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ एक अध्याय का यानी संसाधन और उसकी उपयोगिता का मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हमको लगा है उसको मैं लेके आया हूँ। एक एक करके प्रश्नों को समझिएगा। सबसे पहला जो प्रश्न है वो एक कथन है, पूछता है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते, ये किसका कथन है? आंसर होगा जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक कथन कहा और वो काफ़ी मकबूल हुआ। इट मीन्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ संसाधन के बारे में। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, किसने कहा? जिम्मरमैन। पहला नंबर प्रश्न आपका सॉल्व। 4 ऑप्शंस रहेंगे। ऑप्शंस आप अपने से भी बना सकते हैं, चाहे जितना या जिस तरह का बनाना चाहे। 4 रहेगा ऑप्शन, जैसे एक रहेगा जिम्मरमैन, दूसरा रहेगा चिम्मरमैन, तीसरा रहेगा ढिम्मरमैन, चौथा रहेगा बबिम्मरमैन। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, याद है आपको, मार दीजिएगा। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, किसने कहा? जिम्मरमैन। दूसरा प्रश्न, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं, ये कथन किनका था? ये भी एक कथन है। किनका था ये कथन? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ये कहा था कि भाई संसाधन बहुत ज़्यादा है हमारे पास, पेट भरने के लिए बहुत ज़्यादा संसाधन है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। खाने के लिए भगवान ने बहुत कुछ दिया है, प्राकृतिक संपदा से भारत भरा पड़ा है, लेकिन अब सोचिए कि हम पेटी भर के रखें तो मुश्किल होगी। तो ये कथन महात्मा गांधी से है। तीसरा नंबर प्रश्न है सीधे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर याद रखिए, 5 जून। ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता मेधा पाटकर थी। मेधा पाटकर एक महिला और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन्होंने नर्मदा बचाओ, नर्मदा नदी, अब जैसे भारत आप इस तरह से दक्षिणी भारत को बनाते हैं तो यहाँ गुजरात से नीचे, गुजरात के ही बगल में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होते हुए एक नदी आती है नर्मदा, और इसी पर बांध बनाया जा रहा था। लगभग 350 से ऊपर बांध बनाने थे सरकार को। उसमें से एक सबसे बड़ा बांध था सरदार सरोवर परियोजना, जिसको हाल में नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन किया है। तो इस नदी पर बांध बनने से बहुत सारे लोगों का घर बाड़ खत्म हो जाता, बहुत बड़ा क्षेत्र का जो जंगल था उसको साफ करना पड़ता। इसको लेके और मुआवजा लोगों को कम मिल रहा था, इस सब को लेके एक आंदोलन छिड़ा लोगों के द्वारा और उसकी नेता बनी कौन? मेधा पाटकर। ठीक है, तो नाम याद रखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर। 5वां नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? 4 ऑप्शंस रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा सुंदरलाल बहुगुणा। तो याद रखिएगा नाम, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा से है। सुंदरलाल बहुगुणा ये उत्तराखंड के एक सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक व्यक्ति थे और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेताओं में सबसे अग्रगणी थे, यानी कि चिपको आंदोलन को करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। होता यह था कि वहाँ के लोग पेड़ को कटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे और चिपक कर वो
ठेकेदार को नहीं पेड़ काटने का संदेश देते थे कि हम पहले हमको काटो फिर पेड़ काटो। तो ये आंदोलन चल निकला था, बड़ा मकबूल हुआ था इंदिरा गांधी के समय। तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन का संबंध इन्हीं से है, सीधा याद रखिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल समझना है तो आप बुक वाले जो अध्याय हमने बताया है उसमें पूरा डिटेल हमने कहानी कथा जो भी है मैंने सारी बातें बताई हैं, उसको आप देख के इसको कीजिएगा तो ज़्यादा आसानी होगी आपको। छठा नंबर प्रश्न, तट रेखा के कितने किलोमीटर सीमा क्षेत्र को आर्थिक अपवर्जन क्षेत्र कहा जाता है? EEZ। तो आर्थिक अपवर्जन क्षेत्र ये तट रेखा है, समुद्र का ये तट रेखा है, यहां से कितना किलोमीटर अंदर तक के क्षेत्र को आर्थिक अपवर्जन क्षेत्र कहा जाता है? तो याद रखिएगा सीधे 200 नॉटिकल माइल समुद्र की दूरी नॉटिकल माइल में मापते हैं। एक बार प्रश्न आ गया ऐसे ही कि एनएम का पूरा नाम क्या है, सीधा ऐसे ही पूछ दिया। तो एनएम, एन मतलब होता है नॉटिकल, एम मतलब होता है माइल। समुद्र की दूरी को नापने के लिए नॉटिकल माइल का प्रयोग किया जाता है। एक नॉटिकल, एक एनएम यानी कि एक नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.8 किलोमीटर होता है। अब आप उसको निकाल लीजिएगा अगर 200 को, तो लगभग 360 किलोमीटर के करीब पहुंचेगा। 360 किलोमीटर किलोमीटर में निकालिएगा तो 360, और अगर नॉटिकल माइल में निकालिएगा तो 200 नॉटिकल माइल, समुद्र से 200 नॉटिकल माइल अंदर का इलाका EEZ आर्थिक अपवर्जन क्षेत्र कहलाता है। 7वां नंबर प्रश्न, रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं? या किस मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर या कपासी मिट्टी है? या रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? कपासी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? घुमा के किसी तरह से प्रश्न पूछेगा। तो रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, किस मिट्टी को कहते हैं? काली मिट्टी को। काली मिट्टी का नाम रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, स्वतः जुती हुई मिट्टी, ये सब नाम है काली मिट्टी का। कपास के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसका नाम कपासी मिट्टी पड़ गया। काली मिट्टी है, थोड़ा सा पानी होता है तो भुरभुरा सा हो जाता है, आपस में मिल जाता है, इसलिए इसको स्वतः जुती हुई मिट्टी कहते हैं। और गर्मी जब बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें हो जाएंगी। तो ये सब खासियत है, जब मैं मिट्टी पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने डिटेल में सारी बातें बताई हैं। तो ये याद कर लीजिएगा, रेगुर या कपासी मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं? काली मिट्टी को, ब्लैक सॉइल को हम ये कहते हैं। अब आते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। कौन सी मिट्टी तीव्र निक्षालन का परिणाम है? हायर लीचिंग तीव्र निक्षालन का परिणाम है। तो निक्षालन मतलब होता है कटना छटना, तो तीव्र निक्षालन का परिणाम कौन सी मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी ये पहाड़ के ऊंचे इलाके में होता है। बारिश जब बहुत तेज होती है तो अच्छी जो मिट्टी होती है, महीन जो मिट्टी होती है, उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो बह जाती है, बाकी सिट्ठी जैसा मिट्टी बच जाता है, वो थोड़ा कठोर टाइप का होता है, तो वो है लेटराइट मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी तीव्र निक्षालन का परिणाम है? लेटराइट मिट्टी। निक्षालन कैसे हो रहा है? पानी के द्वारा, वर्षा के बूंदों के द्वारा निक्षालन हो रहा है, उसमें से अच्छी मिट्टी निकल जा रही है, खराब मिट्टी उसी में रह जा रही है, या अनुपजाऊ मिट्टी बची रह रही है, वही है लेटराइट मिट्टी। 9वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत भाग में वन का होना जरूरी है? यह प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने भाग में या कितने प्रतिशत में वन का होना जरूरी है? तो याद रखिएगा 33%। जितना क्षेत्रफल है किसी भी देश का, उसके 33%, 33% भाग में जंगल का होना, वन का होना बहुत जरूरी है। 10वां नंबर प्रश्न, समोच्च कृषि का संबंध किससे है? या समोच्च कृषि कहां किया जाता है? समोच्च कृषि कहां की विशेषता है? घुमा के किसी तरह प्रश्न करेगा। तो याद रखिए पहाड़ी क्षेत्र में समोच्च कृषि की जाती है। समोच्च एक रेखा है जो मानचित्र जब अध्ययन कर रहे थे उस वक्त मैंने बताया था कि समान स्थानों को मिलाने वाली या समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा को हम समोच्च रेखा कहते हैं। तो समोच्च रेखीय कृषि, समोच्च रेखीय जुताई होती है कहाँ? पहाड़ी इलाके में। इसी से संबंधित एक और प्रश्न है, पट्टिका कृषि का संबंध किससे है? तो पट्टिका कृषि की जाती है पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में, खास करके जहां रेगिस्तानी माहौल है वहां पट्टिका कृषि की जाती है। डिटेल समझना है, डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखिए, पूरी बात आपको फिगर मैप के साथ समझ में आ जाएगी।
11 नंबर प्रश्न, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को, बच्चा पैदा करने का ताकतें खत्म कर देता है मेढक में, ये कौन सा रसायन होता है जिसका हम खेती में उपयोग कर रहे हैं? वो है एंड्रीन। नहीं कहता है लोग कि एड्रीन छिटाता या एड्रीन छीटा जा रहा है, तो एंड्रीन जो रसायन है ये मेढक के प्रजनन को समाप्त कर देता है। और मेढक किसान का मित्र है क्योंकि वो कीट पतंगों को खाता है, इसलिए आपकी किताब में ये दिया था। अब आते हैं 12 नंबर प्रश्न, भारत के किस प्रधानमंत्री ने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन से प्रधानमंत्री थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना अर्थात बांधों को, जो बांध बनता है नदी पे, उसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा। 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्राणियों में जल की मात्रा कितनी होती है? एक आप प्राणी हैं, हम प्राणी हैं, आपके शरीर में जल का प्रतिशत कितना है? तो 65% है जल का। प्राणियों के शरीर में 65% जल, जबकि पौधों के शरीर में 90 से 95% जल होता है। ध्यान में रखिएगा ये प्रश्न, एक आध बार आया हुआ है। 14 नंबर प्रश्न सब क्या है? बिहार में जल के अति दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? जमीन के अंदर से अगर पानी का ज्यादा दोहन होगा, ज्यादा आप निकालेंगे, तो एक तत्व है जिसका संकेंद्रण मतलब जो ज्यादा हो जाता है, जिसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, वो क्या है, क्या बढ़ जाता है? तो आर्सेनिक को हम हिंदी में सांखिया भी कहते हैं। ये अगर जल में ज्यादा मात्रा में मिला हो तो तमाम तरह के पेट से संबंधित बीमारियां ये पैदा करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में वन का प्रतिशत कितना है, कितना परसेंट वन बिहार में है? तो आंसर सीधे याद रखिए 7.1%। 7.1% या इससे ऊपर अगर ऑप्शंस में रहेगा तो आप वो मारिएगा कि 7.1% या इससे ऊपर बिहार में वन का प्रतिशत है। कोई भी एक ही रहेगा, 7.1, 7.2, 15%, 20%, या रहेगा 8% से ऊपर, 9% से ऊपर, 7% से ऊपर, इस तरह से। तो 15 नंबर प्रश्न के बाद 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि टैक्सोल नामक रसायन किस पौधे से निकाला जाता है? तो इसका सही आंसर है यव नामक पौधा, जिसको हम चीड़ भी कहते हैं। चीड़ नामक पौधा ये ठंडे इलाकों में या पर्वतीय ठंडे इलाकों में ये पाया जाता है। और इस पौधे की जड़ और खाल से टैक्सोल नामक एक रसायन निकाला जाता है, जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, यानी इससे कैंसर की दवाई बनाई जाती है। अब 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में वन का कितना प्रतिशत है? भारत में 2018 के आंकड़े के अनुसार वन का प्रतिशत 24.39%, 24.39%, 24.39% है। अब अगला प्रश्न बिल्कुल आसान है, हालांकि एक आध बार पूछा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 19 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सभ्यता की रीढ़ या उद्योग की जननी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है लोहा को। लोहा, जिसे हम आधुनिक सभ्यता की रीढ़ या उद्योग की जननी भी कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है सबसे अच्छा किस्म का लोहा कौन सा है? तो 3 किस्म के मुख्यतः लोहा होता है, उसमें सबसे अच्छा किस्म का जो लोहा है वो है हेमाटाइट। हेमा मालिनी के नाम पर याद रखिएगा, हेमाटाइट सबसे अच्छा किस्म का लोहा है। 21 नंबर प्रश्न, एल्युमिनियम का कच्चा माल कौन सा है? मतलब एल्युमिनियम किससे बनाया जाता है, उसका कच्चा माल क्या है? तो एल्युमिनियम का कच्चा माल है बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्युमिनियम को निकाला जाता है। अब आते हैं 22 नंबर प्रश्न, सीमेंट का कच्चा माल क्या है? सीमेंट क्या चीज से बनाया जाता है? उसका मुख्य कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। सीमेंट का कच्चा माल चूना पत्थर है। मुख्यतः सीमेंट में लगभग 60% या 70% से ऊपर चूना ही होता है मिला हुआ। तो चूना पत्थर सबसे मुख्य कच्चा माल है सीमेंट का। अब 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन सा है?
तो कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, उसमें सबसे अच्छा किस्म का और पहले नंबर का जो कोयला है वो है एंथ्रासाइट। इसके अलावा बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट भी होता है, लेकिन एंथ्रासाइट कोयला सबसे ज्यादा है क्योंकि इसमें ताप देने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। अब आते हैं 24 नंबर को। 24 नंबर कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना ये सतलज नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, सतलज नदी सिंधु की सहायक नदी है। और हिमाचल प्रदेश, और कहा जाए तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे है। तो सतलज नदी याद रखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना ये बहुउद्देशीय परियोजना है। अब आते हैं 25 नंबर, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र ये कहाँ है। परमाणु से इस समय बिजली बनाई जा रही है, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है और ये पड़ता है महाराष्ट्र में। तो इतने सारे प्रश्न, 25 को प्रश्न हमको इसमें लगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि प्रश्न इसमें बहुत सारे 1 नंबर के हैं। तो आप से आग्रह मेरा रहेगा कि डिस्क्रिप्टिव वीडियो जो भूगोल का है अध्याय वाइज बना हुआ वो आप जरूर देखें और तब इस क्वेश्चन आंसर्स को करें। अब बात आती है कि एक अध्याय जिसका नाम संसाधन और उपयोगिता है, भूगोल का पहला अध्याय, इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न कितने हैं। इस अध्याय को कई इकाई भाग में बांटे हुए हैं, तो पूरा इकाई हमने ले लिया है जिसको हम संसाधन और संसाधन के अंतर्गत जितना भी है उस सब को मैंने 25 नंबर उसमें से निकाल के आपको समक्ष रखा है। और इसमें लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वो मैं अभी आपको बता दिए रहा हूं कि लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन कौन सा आएगा। तो लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो मैग्नीज का उपयोग बताइए, ऐसा प्रश्न पूछेगा कि मैग्नीज का उपयोग बताएं। फिर प्रश्न आ सकता है कि सोन और कोसी नदी घाटी परियोजना का क्या महत्व है, उस पर प्रकाश डालें, यह भी लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। फिर उसके बाद भारत में लौह इस्पात उद्योग का वितरण दे, या भारत में लौह इस्पात उद्योग क्या है, भारत में इसके वितरण को समझाएं। ऐसे प्रश्न आता है तो ये जब भी आएगा तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। मतलब इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप देंगे, इसमें मैप वगैरह बनाएंगे आप, तो ज़्यादा अच्छा नंबर मिलने का चांसेस है। इसके बाद और हम देखते हैं प्रश्न, और प्रश्न कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण इस अध्याय से है। तो अन्य प्रश्न इस अध्याय से महत्वपूर्ण है कि संसाधन की परिभाषा दें और इसके प्रकार की व्याख्या करें, ये भी आएगा तो दीर्घ उत्तरीय आएगा। हालांकि लघु उत्तरीय प्रश्न आ सकता है कि संसाधन क्या होते हैं। उसके बाद आ सकता है कि सौर ऊर्जा का उपयोग बताएं, या सौर ऊर्जा का उपयोग किस तरह किया जाता है। एक प्रश्न और बनता है कि खनिज के संरक्षण और प्रबंधन की व्याख्या करें। चिपको आंदोलन क्या था, ये महत्वपूर्ण है। बाकी कोई प्रश्न इसमें एक आध दो और महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम से कौन कौन सा वस्तु निकाला जाता है, ये सब लघु उत्तरीय प्रश्न आ सकता है। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी से आप क्या समझते हैं और इस मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। तो ये कुछ लघु उत्तरीय और एक आध दो दीर्घ उत्तरीय मैंने आपको बताया। इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि प्रश्न पूछेगा। हालांकि भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है ये, और इससे हर साल क्वेश्चन आया हुआ है। अब अगला वीडियो जो बनेगा वो इसके अगले वाले इकाई पर या अगले वाले एक्सरसाइज पर बनेगा, जिसका नाम कृषि होगा। तो आज मैं आपके समक्ष ये 25 वीडियो रखा हूँ, 25 क्वेश्चंस रखा हूँ और उसका आंसर मैं बताया हूँ। विस्तृत आप वीडियो देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।